हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इटावा, बी है औरैया, सी है कानपुर और डी है कन्नौज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजा है। इस पर मोहर लगते ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी है उस संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों, ये इटावा में किया जाएगा तो इटावा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। दोस्तों, इटावा जो जिला है ये कानपुर मंडल का एक जिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इटावा का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो ध्यान रखना है वस्त्र उद्योग। इटावा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और दोस्तों, जो इटावा का जो मेला या महोत्सव वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है सैफई महोत्सव, ये इटावा का प्रमुख मेला या महोत्सव है। और दोस्तों, इटावा में एक अभ्यारण्य है, कौन सा? तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये इटावा में स्थित है। और अभी हाल ही में इटावा में एक लायन सफारी भी बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इटावा के अगर प्रमुख उद्योग देखें तो कौन कौन से हैं? तो दरी निर्माण उद्योग, रेशमी कपड़ा उद्योग और टीन के कनस्तर उद्योग, ये इटावा के प्रमुख उद्योग हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो इटावा है वहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये इटावा जिले के कलेक्टर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो A.O. ह्यूम थे ये इटावा जिले के कलेक्टर थे। और इटावा जिले की जो मिट्टी है वो कैसी है? तो ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी है इटावा की। तो ये सारी चीज़ें आपको इटावा से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई? ऑप्शन नंबर ए है 300, बी है 316, सी है 330 और डी है 350। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 316। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो तेंदुओं की संख्या है वो 316 है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो तेंदुओं की संख्या है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। और कितनी है? 3,421 तेंदुए। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो कर्नाटक। और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि तेंदुओं की संख्या जो है वो भारत में अब कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना है 12,852 तेंदुओं की संख्या पूरे भारत में हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में 18+ वैक्सीनेशन ड्राइवर की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 7 और डी है 15। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 7। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को
वैक्सीन देने के अभियान की शुरुआत हुई। पहले चरण में उन 7 जनपदों को लिया गया है जिनमें पॉजिटिविटी रेट और सक्रिय मामले सर्वाधिक हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अलग से 85 केंद्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया गया है, तो वो अभी पहले चरण में 7 जिलों में शुरू किया गया है। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपने देखे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के लिए कोविशील्ड टीके की कीमत में कितने रुपए की गिरावट की है? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपए की गिरावट की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के लिए कोविशील्ड टीके की कीमत में 100 रुपए की गिरावट की है। यह राज्यों को तत्काल प्रभाव से 300 रुपए में टीके प्रदान करेगा। इससे हजारों करोड़ का राज्य कोष बचेगा। संस्थान ने राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए कोविशील्ड टीके की कीमत 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये रखी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोविशील्ड टीका है वो राज्य सरकार को अब कितने रुपए में दिया जाएगा, तो 300 रुपये में ये टीका प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस का निधन 28 अप्रैल 2021 को हो गया है। वे किस वर्ष में चंद्रमा के लिए पहले मानवयुक्त मिशन अपोलो 11 के 3 चालक दल के सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन नंबर ए है 1966, बी है 1967, सी है 1968 और डी है 1969। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1969। अपोलो 11 मिशन के सदस्य एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस का निधन 28 अप्रैल 2021 को हो गया। वे 1969 में चंद्रमा के लिए पहले मानवयुक्त मिशन अपोलो 11 के 3 चालक दल के सदस्यों में से एक थे। चालक दल के 3 सदस्यों में से कॉलिंस चंद्र की कक्षा में रुके थे, जबकि उनके सहयोगी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चले गए थे। मिशन में कॉलिन ने कमांड मॉड्यूल पायलट के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और ये जो है 1969 में जो चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन था अपोलो 11, तो उसमें ये पायलट के रूप में गए हुए थे। अब दोस्तों ये माइकल कॉलिंस थे कौन, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। माइकल कॉलिंस एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और ये अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। और 20 जुलाई 1969 को माइकल कॉलिंस उस समय अंतरिक्ष यान में थे जब बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है माइकल कॉलिंस, ये इनकी वर्तमान की इमेज है और ये तब की इमेज है जब ये चांद पर गए हुए थे। अब दोस्तों जो अपोलो 11 था, अपोलो 11 था क्या, तो अपोलो 11 के बारे में जानते हैं। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर पहले मनुष्यों को उतारा था। आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। उन्होंने अंतरिक्ष यान के बाहर चंद्रमा पर 2.5 घंटे बिताए थे और वहां से 5 किलोग्राम चंद्र सामग्री वापस पृथ्वी पर भी लाए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले चांद पर कदम जो है वो किसने रखा था, तो ध्यान रखना है आर्मस्ट्रांग ने। चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कदम रखा। और उसके बाद 19 मिनट बाद एल्ड्रिन ने भी चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो अपोलो 11 था, इसमें कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल 3 भाग थे। कमांड मॉड्यूल वह स्थान था जहां पर माइकल कॉलिंस रहे। यह एकमात्र हिस्सा था जो पृथ्वी पर लौटकर आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो माइकल कॉलिंस थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश जानवरों के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 बैच का उत्पादन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है ब्रिटेन और डी है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों का उत्पादन कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के फैलने के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके की 17,000 डोज का उत्पादन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रूस ऐसा पहला देश है जो जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों का उत्पादन कर रहा है। और रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके कितने डोज का उत्पादन किया है? तो ध्यान रखना है 17,000 डोज का उत्पादन जो है रूस ने किया है। अब दोस्तों रूस ने किया है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों में शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन सागर, बी है ऑपरेशन समुद्र, सी है ऑपरेशन निस्तार और डी है ऑपरेशन वनीला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए जहाज़ों को तैनात किया जाएगा। 2 जहाज INS कोलकाता और INS तलवार ने मनामा, बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मीट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। इसी तरह के मिशन के लिए INS जलसव बैंकॉक और INS ऐरावत सिंगापुर के लिए निकल गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, MACS 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सोयाबीन, बी है मटर, सी है मक्का और डी है सरसों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। मैक्स 1407 नामक यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। नई सोयाबीन किस्म को मैक्स अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैक्स 1407 जो ये एक नई किस्म है ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है ये सोयाबीन की एक नई किस्म है। और इसे किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखना है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका और चीन के बाद भारत 2020 में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस के अनुसार विश्व स्तर पर सेना पर खर्च किए गए धन में अमेरिका का 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% हिस्सा था। अमेरिका ने 2020 में कुल 778 बिलियन डॉलर खर्च किए, चीन ने 252 बिलियन डॉलर खर्च किए और भारत का सैन्य खर्च 72.9 बिलियन डॉलर था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें 2020 का बताया गया है कि किस देश में सबसे अधिक सैन्य खर्च किया जाता है। तो ध्यान रखना है अमेरिका जो है सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर है
दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है अपना देश भारत। और अमेरिका ने 2020 में कितने रुपए खर्च किए? तो ध्यान रखना है कि सैन्य पर अमेरिका ने $778 बिलियन खर्च किए, चीन ने $252 बिलियन खर्च किए और भारत ने $72.9 बिलियन सैन्य खर्च किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाइम मैगनीज की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में जगह बनाई है? ऑप्शन नंबर ए है बाइजूस, बी है जियो प्लेटफॉर्म, सी है टीसीएस और डी है ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दो भारतीय फर्मों रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रौद्योगिकी शाखा जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बाइजूस को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। बाइजूस को टेस्ला, हुआवेई, शॉपिफाई और डिडी चक्सिंग के साथ डिस्क्राइबर्स श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। जियो प्लेटफॉर्म को जूम, एडिडास, टिकटॉक, इकिया, मॉडर्ना और नेटफ्लिक्स के साथ इनोवेटर्स श्रेणी में तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में दो भारतीय कंपनियां हैं, उनको शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रौद्योगिकी शाखा जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बाइजूस को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे 3 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किसने चिकित्सा सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, राष्ट्रीय महिला आयोग। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में करुणा शुक्ला की मृत्यु कोविड-19 से हुई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए है राजनीति, बी है पत्रकारिता, सी है अभिनय और डी है क्रिकेट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि वीडियो डेली देखने की हैबिट बनाइए, तभी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स होगा तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।